आज का हमारा एडिटोरियल है शफलिंग फीट। देखो इस फ्रेज़ का मतलब क्या होता है। फीट को शफल करना, इसका मतलब होता है पैरों को घसीटना। एक तो होता है कि आप पैर उठा के चलते हो, लिफ्ट करके चलते हो। एक होता है आपके पैरों को बिल्कुल हल्का सा घसीटना। जैसे कि मान लो आप बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हो, ठीक तरह से आप पैर को लिफ्ट नहीं कर पा रहे, तो इसको कहा जाता है शफल योर फीट। तो शफल योर फीट का या शफलिंग फीट का मतलब हुआ कि अपने पैरों को एक तरीके से घसीटना, क्योंकि आप कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे। यहाँ हम बात करने वाले हैं अर्थव्यवस्था के संबंध में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, आयात और निर्यात के मामले में जो है जैसी ग्रोथ देखने को मिलनी चाहिए थी वो देखने को नहीं मिल रही। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में हमें पैर घसीटना पड़ रहा है, यानी कि अच्छा मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा यहाँ पे। इसी के संबंध में हम बात करेंगे नेविगेटिंग। नेविगेट करने का मतलब होता है किसी चीज़ को डायरेक्शन देना, जैसे आप अपने जहाज़ को नेविगेट कर सकते हो। फॉरेन ट्रेड डायनामिक्स। डायनामिक्स का मतलब होता है ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कि आपके विकास को, आपकी ग्रोथ को जो है प्रभावित करती हैं या उनको और ज़्यादा बढ़ाती हैं। तो कुल मिला के ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो ग्रोथ को स्टिमुलेट करती है, जो डेवलपमेंट को बढ़ावा देती हैं, उन्हें कहेंगे हम डायनामिक्स। तो कुल मिला के जो विदेशी व्यापार है उससे जुड़े हुए जो भी डायनामिक्स हैं, यानी कि ऐसी बातें जो कि विदेशी व्यापार को और ज़्यादा प्रोत्साहित करें, तो अगर हम इन्हें ठीक डायरेक्शन देना चाहते हैं उसके लिए ज़रूरत है क्या, शार्पर पॉलिसी रेस्पॉन्सेस। शार्पर का मतलब है और भी ज़्यादा तीव्र तरीके से, पॉलिसी रेस्पॉन्सेस। तो कुल मिला के जो पॉलिसीज़ हम बना रहे हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के संबंध में, पॉलिसी के माध्यम से जो प्रतिक्रिया हम ट्रेड को दे रहे हैं उसको और ज़्यादा शार्प और ज़्यादा तीव्र करने की ज़रूरत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉरेन ट्रेड से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं, यानी कि फॉरेन ट्रेड ग्रोथ को बढ़ावा मिले, उसे हम सही डायरेक्शन देना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि और ज़्यादा जो पॉलिसी है उनमें थोड़े परिवर्तन किए जाएं। इंडियाज़ गुड्स एक्सपोर्ट, कि भारत का सामानों से जुड़ा हुआ, गुड्स का मतलब है आपका जो भी माल है, एक्सपोर्ट का मतलब हो गया निर्यात। तो भारत के जो भी गुड्स एक्सपोर्ट्स हैं, अ की ड्राइवर ऑफ इट्स ग्रोथ इम्पल्स। की ड्राइवर का मतलब हो गया एक तरीके से प्रमुख तत्व, ऑफ इट्स ग्रोथ इम्पल्सेस। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था में ग्रोथ की, अर्थव्यवस्था में वृद्धि की अगर हम बात करें, तो ये एक बहुत बड़ा इम्पल्स है। इम्पल्स होने का मतलब है यहाँ पे कोई चीज़ जो किसी चीज़ को बढ़ावा देती है, उसके लिए हम बोलते हैं कि भाई ये इम्पल्स का काम कर रही है ना, ये इसको जो है बढ़ावा देने का काम कर रही है, ये इसे स्टिमुलेट कर रही है। अ की ड्राइवर ऑफ इट्स ग्रोथ इम्पल्स। तो भारत की आर्थिक ग्रोथ की अगर हम बात करें तो जो गुड्स एक्सपोर्ट है वो एक प्रमुख घटक है एंड अ मेजर जॉब क्रिएटर। और जो एक्सपोर्ट क्षेत्र है पूरा की पूरा, ये एक बहुत बड़ा जॉब क्रिएटर है, यानी कि कई लोगों को जॉब प्रदान करता है। तो पूरा की पूरा जो ओवरऑल गुड्स एक्सपोर्ट क्षेत्र है इसमें हमें क्या देखने को मिला, गॉट ऑफ, गेट ऑफ एक फ्रेजल वर्ब होती है। गेट ऑफ का मतलब होता है किसी जर्नी की शुरुआत करना, किसी पर्टिकुलर प्लेस को छोड़ते हुए आगे बढ़ना, है ना, कोई जर्नी की शुरुआत करना। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो गुड्स एक्सपोर्ट है उसमें हमें शुरुआत देखने को मिली कैसी, टू अ डिसअपॉइंटिंग। डिसअपॉइंटिंग का मतलब है निराशाजनक। स्टार्ट इन 2023, कि 2023 में गुड्स एक्सपोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत ही निराशाजनक शुरुआत हमें देखने को मिली। कुल मिला के जो एक्सपोर्ट है वो अच्छा नहीं रहा। मर्चेंडाइज शिपमेंट,
मर्चेंडाइज का मतलब हो गया यहाँ पे आपके व्यापारिक माल। शिपमेंट का मतलब है जो भेजा जाता है ना, उसको बोलते हैं शिप करना, भेजना। तो व्यापारिक माल जिसे विदेश में भेजा जाता है उसमें कमी आई। कितनी? 6.6% की, ईयर ऑन ईयर। ईयर ऑन ईयर का मतलब होता है पिछले साल से तुलना करना। टू $32.91 बिलियन इन जनवरी। तो जनवरी में जो एक्सपोर्ट है वो कितना रहा भारत का? $32.91 बिलियन। और पिछले साल से अगर हम तुलना करें तो 6.6% की कमी एक्सपोर्ट में देखने को मिली। वाइल जबकि दिस इज़ द सेकेंड मंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है संकुचन होना, कमी आना, एक्सपोर्ट। जबकि ये दूसरा महीना है जब हमें एक्सपोर्ट में कमी देखने को मिली है। द डिप का मतलब है कमी आना, गिरावट आना, इज़ मोर देन डबल देन द 3% ड्रॉप इन दिसंबर 2022। देखो दिसंबर 2022 में हमें क्या देखने को मिला था? द डिप इज मोर देन डबल द 3% ड्रॉप इन दिसंबर। कि दिसंबर 2022 में जो गुड्स एक्सपोर्ट्स है इसमें 3% की गिरावट देखने को मिली थी। और जनवरी में कितनी देखने को मिली? 6.6% की गिरावट देखने को मिली। तो कुल मिला के जो गिरावट है ना वो डबल से भी ज़्यादा देखने को मिली हमें जनवरी में। एंड मार्क्स, और जनवरी के माह में ये जो गिरावट हमें देखने को मिली है एक्सपोर्ट में, ये इस बात को चिन्हित करती है क्या? अ शार्प 13.6% सीक्वेंशियल डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब हो गया कमी, सीक्वेंशियल का मतलब होता है मंथ ऑन मंथ। तो कुल मिला के अगर हम ओवरऑल देखें कि दिसंबर और फिर दिसंबर से जनवरी, तो ओवरऑल जो कमी देखने को मिली है एक्सपोर्ट में वो हमें देखने को मिली है, बहुत ही तीव्र कमी देखने को मिली है 13.6% की। अलॉन्ग विथ एन एंटीसिपेटेड। देखो एंटीसिपेटेड का मतलब है जिसकी उम्मीद की गई थी, अपेक्षित। पोस्ट क्रिसमस कूलिंग ऑफ। कूल ऑफ का मतलब होता है थोड़ा ठंडा पड़ जाना, कमी आना। कूलिंग ऑफ इन डिमांड। अलॉन्ग विथ, अगर हम इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें, किस बात को? कि ये एक्सपेक्टेड था। क्या एक्सपेक्टेड था? कि पोस्ट क्रिसमस के यानी कि क्रिसमस के बाद जो है डिमांड में कमी देखने को मिलेगी, ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था, ये एंटिसिपेटेड था। इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें, ऑर्डर बुक्स प्रोबेबली टुक अ हिट एज मच। देखो एज मच एज इसका मतलब होता है उतना ही जितना की। तो जो ऑर्डर बुक्स का मतलब है कि भाई कितने ऑर्डर रिसीव हुए। प्रोबेबली का मतलब है संभवतया। टेक अ हिट इसका मतलब होता है प्रभावित होना, खास करके नकारात्मक रूप से। एज मच फ्रॉम एक्चुअल स्लोइंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो देखो पोस्ट क्रिसमस के बाद में जो भी ऑर्डर्स हैं वो प्रभावित हुए। किन किन चीज़ों से प्रभावित हुए? दो चीज़ों से। एक तो क्या है कि वास्तव में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें स्लो डाउन देखने को मिला, लेकिन साथ ही साथ एज, देखो एज मच एज, तो एक तो फैक्टर है कि जो ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें स्लो डाउन देखने को मिला, और दूसरा फैक्टर है कि जो भी बायर्स हैं वेरी, वेरी का मतलब होता है यहाँ पे बिल्कुल अलर्ट होना, सावधान होना, चौकन्ना होना, सजग होना, केयरफुल। असेसमेंट का मतलब है मूल्यांकन, कि जो बायर्स हैं वो भी इस बात के प्रति बहुत ही ज़्यादा सजग हैं। किस बात के प्रति? यानी कि वे इस बात का मूल्यांकन कर रहे हैं अबाउट कंज्यूमर कॉन्फिडेंस लेवल। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस लेवल्स का मतलब होता है कि जो उपभोक्ता है वो कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखा रहा है खरीदने के प्रति, यानी कि उपभोक्ता पैसा खर्च करने को तैयार है या नहीं है, मार्केट के प्रति उसका कॉन्फिडेंस कैसा है, मार्केट के प्रति उसका विश्वास कहता है। तो कुल मिला के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो डिसाइड करता है कि आपके प्रोडक्ट को, यानी कि ओवरऑल आपका प्रोडक्ट जो है उसे कितना ख़रीदा जाएगा। उदाहरण के तौर पे आप माल को एक्सपोर्ट करना चाहते हो,
विदेश में अपने माल को भेजना चाहते हो, तो विदेश में जो कंपनी आपके माल को बाय करेगी वो कब करेगी, वो इस बात का पहले मूल्यांकन करेगी कि वहाँ जो उपभोक्ता हैं वे माल को खरीदना भी चाह रहे हैं नहीं चाह रहे। तो कुल मिला के हमें ये देखने को मिला कि ये जो बायर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा केयरफुल थे, वो इस बात का मूल्यांकन कर रहे थे कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस लेवल कितना है। और दूसरी बात, हमें जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उनमें स्लो डाउन भी देखने को मिला। विथ द न्यू ईयर किकिंग ऑफ, किक ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ की शुरुआत करना। अमिड, तो कुल मिला के ये जो नया साल है इसकी शुरुआत हुई। अमिड का मतलब होता है के बीच, अ पाल ऑफ ग्लूम एंड डूम। देखो यहाँ पे पाल जो शब्द आया है इसका मतलब है अ नेगेटिव फीलिंग, एक नकारात्मक भावना। ग्लूम एंड डूम, ग्लूम एंड डूम का मतलब भी यही होता है। ग्लूम एंड डूम का मतलब होता है एक तरीके से निराशावादी माहौल। ग्लूम एंड डूम का मतलब होता है निराशावादी माहौल, कि आपको लग रहा है कि अरे यार मामला जो है वो नेगेटिव चल रहा है, तो उसके लिए हम बोलते हैं ग्लूम एंड डूम। तो कुल मिला के ये जो नए साल की शुरुआत हुई है ना, उसमें हमें क्या देखने को मिला है, पाल, एक नेगेटिव फीलिंग देखने को मिली है। ग्लूम एंड डूम देखने को मिला है। ग्लूम एंड डूम का मतलब हुआ यहाँ पे कि पेसिमिज्म देखने को मिला है, निराशावाद देखने को मिला है ना, ऐसी परिस्थिति देखने को मिली है कि लोगों को लग रहा है कि भाई कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। ऑन द ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक, आउटलुक का मतलब हो गया परिदृश्य, कि वैश्विक रूप से आर्थिक परिदृश्य की अगर हम बात करें तो वहाँ हमें निराशावाद देखने को मिलता है। वहाँ हमें क्या देखने को मिलता है, वहाँ एक तरह की निराशा हमें दिखाई देती है, और इस निराशा के बीच ये नया साल शुरू हुआ है। आगे देखते हैं इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स, कि जो इंजीनियरिंग सामान है ना, जो भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं उनमें 10% की गिरावट देखने को मिली। फार्मा प्रोडक्ट्स लॉस्ट मोमेंटम, कि मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए, जो दवाओं से जुड़े हुए जो प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने भी अपने मोमेंटम को खो दिया, यानी कि उन्होंने भी उन्होंने अपनी चाल को खो दिया, यानी कि इनका फार्मा प्रोडक्ट्स का जो एक्सपोर्ट है उसमें भी कमी आई। एज डिड, और ऐसा ही हमें और कहाँ देखने को मिला, एज डिड का मतलब है यही पैटर्न हमें यहाँ भी देखने को मिला, यानी कि अन्य कुछ फील्ड्स हैं वहाँ भी जो है गिरावट देखी गई। 14 अदर प्रोडक्ट्स आउट ऑफ इंडियाज़ टॉप 30 एक्सपोर्ट आइटम, कि भारत के जो टॉप 30 एक्सपोर्ट आइटम्स हैं उन आइटम्स में से 14 अन्य जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी हमें क्या देखने को मिला, एक्सपोर्ट में गिरावट देखने को मिली। इंक्लूडिंग ज्वेलरी एंड टेक्सटाइल, कि ये जो कपड़ा क्षेत्र है हमारा है ना, जो वस्त्र उद्योग है उससे जुड़े हुए जो आइटम्स हैं, ज्वेलरी है, आभूषण से संबंधित जो आइटम्स है, इन सभी में गिरावट देखने को मिली है ना, इन सभी के एक्सपोर्ट में जो है गिरावट देखने को मिली। ब्रिंगिंग, लाते हुए, द गुड्स ट्रेड, तो जब इन सभी आइटम्स के एक्सपोर्ट में गिरावट देखने को मिली तो ओवरऑल जो हमारा गुड्स ट्रेड है, जो सामानों का व्यापार है, ओवरऑल गुड्स ट्रेड डेफिसिट, देखो गुड्स ट्रेड डेफिसिट इसका मतलब होता है कि व्यापारिक घाटा। गुड्स ट्रेड डेफिसिट का मतलब है सामान से संबंधित व्यापारिक घाटा। व्यापारिक घाटे का मतलब होता है कि जितना सामान एक्सपोर्ट किया जा रहा है ठीक उसी मात्रा में इंपोर्ट नहीं किया जा रहा। कुल मिला के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का जो अंतर होता है उसे कहा जाता है ट्रेड डेफिसिट। टू अ 12 मंथ लो ऑफ जस्ट, नहीं यहाँ देखते हैं द सिल्वर लाइनिंग। तो कुल मिला के देखो ओवरऑल हमें क्या देखने को मिला कि ये जो ज्वेलरी है, टेक्सटाइल्स है, इनके एक्सपोर्ट में भी गिरावट देखने को मिली। द सिल्वर लाइनिंग इज़ दैट, सिल्वर लाइनिंग का मतलब होता है कि आशा की किरण, अच्छी बात है ना, कि आशा की किरण क्या है, वो ये है, इज़ दैट इम्पोर्ट्स डिप्ट टू, कि एक्सपोर्ट में तो कमी आई ही सही, इंपोर्ट में भी जो है कमी आई। डिप का मतलब है कमी आना, उसमें भी कमी आई, भी टू।
ब्रिंगिंग द गुड्स ट्रेड डेफिसिट, तो ओवरऑल जो गुड्स ट्रेड डेफिसिट, मैंने बताया आपको गुड्स ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है कि जितना सामान इंपोर्ट किया जा रहा है और जितना सामान एक्सपोर्ट किया जा रहा है, इनके बीच में कितना अंतर है। तो एक्सपोर्ट में कमी आई, साथ ही साथ इंपोर्ट में भी कमी आई। तो ओवरऑल जो गुड्स ट्रेड डेफिसिट है वो कम रहा। 12 मंथ लो, यानी कि पिछले 12 महीनों में अगर हम देखें तो पहली बार जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड घाटा है वो सबसे कम हमें देखने को मिला। कितना रहा गुड्स ट्रेड डेफिसिट? वो रहा जस्ट $17.75 बिलियन। अ फार क्राई, देखो फार क्राई का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होना, है ना, उसके लिए हम बोलते हैं फार क्राई। टू बी completely different from something. The 25 odd billion dollar averaged in each of the previous 6 months. देखो जनवरी के पहले के अगर हम 6 महीनों को देखें तो इन 6 महीनों के दौरान जो व्यापारिक घाटा है उसका एवरेज हमें कितना देखने को मिल रहा था? लगभग $25 बिलियन, जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑड है। और अभी हाल ही हमें कितना देखने को मिला ये गुड्स ट्रेड डेफिसिट? 17.75 बिलियन। तो कहाँ तो लगातार $25 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट बना हुआ था। और तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि ये एक अच्छी बात है, सिल्वर लाइनिंग है, एक उम्मीद की किरण जो है नज़र आती है कि ओवरऑल जो गुड्स ट्रेड डेफिसिट है उसमें कमी देखने को मिली है। एंड द रिकॉर्ड $29.23 बिलियन गैप ऑफ सितंबर 2022, सितंबर 2020 में जो गुड्स ट्रेड डेफिसिट है वो देखने को मिला था हमें $29.23 बिलियन, है ना, बहुत बड़ा गैप हो गया था। इफ़ दिस ट्रेंड होल्ड्स, तो ये जो ट्रेंड हमें देखने को मिला है कि ओवरऑल गुड्स ट्रेड डेफिसिट में जो है कमी आई है, अगर ये ट्रेंड बना रहता है तो इंडियाज़ करंट अकाउंट डेफिसिट, तो भारत का जो वर्तमान राजकोष घाटा है, करंट अकाउंट डेफिसिट, देखो राजकोष घाटे का मतलब क्या होता है कि सरकार के द्वारा जितना पैसा खर्च किया जा रहा है अगर उसे उतना पैसा टैक्स के माध्यम से नहीं मिल रहा तो हम क्या कहेंगे? सरकार को राजकोष घाटा हो रहा है। तो अगर ये ट्रेंड बना रहता है तो सरकार का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है फॉर 2022-23 में एंड अप लोअर देन द अनकंफर्टेबल 3% प्लस लेवल्स ऑफ जीडीपी प्रोजेक्टेड बाय मोस्ट एजेंसीज, कि ज़्यादातर जो एजेंसीज हैं उन्होंने क्या कहा है भारत के राजकोषीय घाटे के बारे में? ज़्यादातर एजेंसीज का कहना है कि भारत का जो राजकोषीय घाटा है 2022-23 के लिए वो कितना रहेगा? जीडीपी का 3% से ज़्यादा रहेगा। प्रोजेक्ट करने का मतलब होता है एक अनुमान लगाना, है ना, कि भाई आपका एक एस्टिमेट करना, अनुमान लगाना। तो ज़्यादातर जो एजेंसीज़ हैं उन्होंने 2022-23 का जो भारत का राजकोषीय घाटा है उसके संबंध में प्रेडिक्शन किया है कि भारत का जो राजकोषीय घाटा रहेगा वो जीडीपी के 3% से, जो ओवरऑल जीडीपी है ना उसका 3% से ज़्यादा रहेगा, है ना, और ये बहुत ही अनकंफर्टेबल है, अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पे बात ये की जा रही है कि अगर ये ट्रेंड बना रहता है कि ओवरऑल जो गुड्स ट्रेड डेफिसिट है उसमें हमें कमी देखने को मिलती है, तो फाइनली जो 2022-23 का भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट है वो और भी ज़्यादा लो हो सकता है। तो इस तरह से इसे एक अच्छा पॉइंट कह सकते हैं। येट फिर भी द ड्रॉप इन इम्पोर्ट्स ड्यूरिंग जनवरी, कि जनवरी के दौरान इंपोर्ट में जो गिरावट आई है, यानी कि आयात में जो गिरावट आई है वो इस बात को दर्शाती है, वो इस बात को सजेस्ट करती है कि डोमेस्टिक डिमांड ग्रोथ इज़ फेडिंग। फेड का मतलब है कमी होना, कि घरेलू स्तर पे जो डिमांड है उसमें कमी आ रही है ना, डिमांड ग्रोथ जो है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। यही पता चलता है किस चीज़ से? इंपोर्ट में गिरावट आने से। वाइल द ईयर ऑन ईयर ड्रॉप, ईयर ऑन ईयर का मतलब है पिछले साल से तुलना करना, ड्रॉप वाज जस्ट
3.6%. The $50.66 billion import bill for January is the smallest in 18 months. अब देखो यहाँ पे हम क्या बात करने वाले हैं कि ईयर ऑन ईयर ड्रॉप, कि पिछले साल से अगर हम तुलना करें, है ना, इस जनवरी की पिछले साल की जनवरी से अगर हम तुलना करें, है ना, एक ईयर ऑन ईयर अगर हम तुलना करें तो कितनी गिरावट हमें देखने को मिली इंपोर्ट में? 3.6% की। लेकिन जनवरी में जो इंपोर्ट बिल रहा हमारा वो कितना रहा, यानी कि जनवरी में ओवरऑल इंपोर्ट कितना हुआ? 50.66 बिलियन डॉलर। तो ये जो इंपोर्ट हुआ ये पिछले 18 महीनों में सबसे कम था, ये वाला जो बिल हमें देखने को मिला। एंड 15.8% लोअर देन दिसंबर्स रिवाइज्ड 60.2 बिलियन डॉलर फिगर। देखो दिसंबर में जो इंपोर्ट हुआ था, है ना, उसको रिवाइज्ड किया गया था, तो कुल मिला के दिसंबर का जो संशोधित आंकड़ा है हमारे पास, यानी कि अगर हम बात करें कि भाई दिसंबर में कितना इंपोर्ट हुआ, तो दिसंबर में हुआ था 60.2 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट। जनवरी में हुआ है 50.66 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट। तो दिसंबर से जनवरी में इंपोर्ट में कितनी कमी हमें देखने को मिली है? 15.8% की। ओनली अ पार्ट। अब देखो ये जो पूरा की पूरा हमें ये देखने को मिल रहा है, ये गिरावट देखने को मिल रही है, इसका एक्सप्लेनेशन हम क्या दे सकते हैं? ओनली अ पार्ट ऑफ दिस स्टेप डाउन। यहाँ स्टेप डाउन से मतलब है कमी आना, गिरावट आना, ठीक है। ओनली अ पार्ट ऑफ दिस स्टेप डाउन कैन बी एस्क्राइब्ड टू। एस्क्राइब का मतलब होता है कारण बतलाना। टू लोअर कमोडिटी प्राइसेस। अब देखो कि भाई ये स्टेप डाउन हमें क्यों देखने को मिला, यानी कि ये गिरावट हमें क्यों देखने को मिली। तो इस गिरावट का अगर हम कारण की बात करें, है ना, एस्क्राइब का मतलब है किसी चीज़ का कारण बतलाना कि भाई इसका कारण क्या है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? ओनली अ पार्ट ऑफ दिस स्टेप डाउन, कि इस स्टेप डाउन के, इस कमी के कई कारण हैं और उसका एक हिस्सा, है ना, एक पार्ट जो है वो ये कारण भी हो सकता है क्या? लोअर कमोडिटी प्राइसेस। कि कमोडिटी का मतलब होता है ये जो वस्तुएं होती हैं आपकी, जो व्यापारिक माल है। लोअर कमोडिटी प्राइसेस, कि लोअर कमोडिटी प्राइसेस, कमोडिटीज़ जो हैं उनकी कीमतें जो हैं उनमें कमी आना, एक कारण तो ये हो सकता है, लेकिन इसको पूरी तरह से कारण नहीं कह सकते हम, एक हिस्सा है ये। हम क्या देखते हैं कि जो नॉन ऑयल है, नॉन गोल्ड इंपोर्ट्स है, हैव fallen by a sharper 6.7% फ्रॉम जनवरी 2022 लेवल। कि जनवरी 2022 और जनवरी 2023 की अगर हम तुलना करें तो इनकी अगर हम बात करें, जैसे जो भी नॉन ऑयल प्रोडक्ट्स हैं, नॉन गोल्ड इंपोर्ट्स हैं, तो इनमें कितनी गिरावट देखने को मिली है? बहुत ही तीव्र गिरावट देखने को मिली है, 6.7% की। द कॉमर्स मिनिस्ट्री हैज़ आर्ग्यूड, कि भारत का जो वाणिज्य मंत्रालय है उसने ये तर्क दिया है कि इंडियाज़ वीकर ट्रेड बैलेंस, कि भारत का ये जो कमज़ोर व्यापारिक संतुलन है इस साल, दिस फाइनेंशियल ईयर, हैज़ बीन ड्रिवन बाय द टू वे इफ़ेक्ट। टू वे इफ़ेक्ट का मतलब हो गया कि भाई इसके दो कारण हैं, दो चीज़ें हैं जिन्होंने भारत का इस साल का ट्रेड बैलेंस जो है उसे प्रभावित किया है। दो बातें कौन कौन सी हैं? ऑफ अ स्लोइंग वर्ल्ड इकोनॉमी, कि पूरी की पूरी जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसमें स्लो डाउन देखने को मिला है, गिरावट देखने को मिली है। तो जब ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी में स्लो डाउन देखने को मिला है तो इसने एक्सपोर्ट को नुकसान पहुंचाया है ना, भारत के एक्सपोर्ट को हर्ट किया है, भारत के एक्सपोर्ट को नुकसान पहुंचाया है। एंड resilient डोमेस्टिक डिमांड शोरिंग अप इंपोर्ट्स। रेजिलियंट का मतलब है कि इम्प्रूवमेंट देखने को मिलना, कि आपको किसी ने चोट की, आपको किसी ने नुकसान पहुंचाया, इसके बाद आप फिर से उठ खड़े होते हो। तो दो बातें हमें यहाँ देखने को मिली है। एक तो हमें ये देखने को मिला है कि लगातार वर्ल्ड इकोनॉमी में स्लो डाउन देखने को मिला है, जिसके चलते
एक्सपोर्ट जो है भारत का उसको नुकसान हुआ है, लेकिन साथ ही साथ हमें क्या देखने को मिला है, एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है डोमेस्टिक डिमांड में, घरेलू डिमांड में। शोर अप, शोर अप का मतलब होता है किसी चीज़ को सपोर्ट करना, इम्पोर्ट। तो घरेलू स्तर पे जो बढ़ती हुई डिमांड है, इसने इम्पोर्ट को सहारा दिया है। तो ये दो फैक्टर्स हैं, जिन दो फैक्टर्स ने भारत का जो ट्रेड बैलेंस है उसे प्रभावित किया है। तो ये है टू वे इफेक्ट की जो हमने बात की ना। तो ये जो इफेक्ट है, नो लॉन्गर सीम्स, सीम का मतलब है प्रतीत होना, टू बी एट वर्क। तो ये जो इफेक्ट है और ज़्यादा लंबे समय तक काम करता हुआ प्रतीत नहीं होता। क्यों? यानी कि लग नहीं रहा कि अब ऐसी ही सिचुएशन बनी रहेगी। अभी तो हमें क्या देखने को मिला था कि भाई ठीक है, एक्सपोर्ट में जो है बहुत ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिली थी, और दूसरी बात हमें देखने को मिली थी कि भारत का जो इंपोर्ट है ना, डोमेस्टिक डिमांड के बढ़ने के कारण इंपोर्ट में थोड़ा सा सुधार देखने को मिला था। लेकिन ये जो टू वे इफेक्ट है अब ज़्यादा लंबे समय तक काम नहीं करेगा। क्यों? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज़ राइटली फ्लैग्ड, फ्लैग्ड का मतलब है इस बात को चिन्हित करना। तो जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन, उन्होंने बिल्कुल ठीक इस बात को चिन्हित किया है, इस बात के प्रति उन्होंने अपनी चिंताएं दिखाई हैं। कंसर्न का मतलब है चिंता दिखाना। किस बारे में? इंडियन एक्सपोर्टर्स प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट का मतलब है संभावना, कि भारत के जो निर्यातक हैं, इंडियन एक्सपोर्टर्स प्रोस्पेक्ट दिस ईयर, अमिड का मतलब है के बीच, ग्लोबल स्लोडाउन फियर्स। तो कुल मिला के भारत के जो एक्सपोर्टर्स हैं, है ना, उनको, उनके लिए चिंता का कारण है। क्यों? क्योंकि ओवरऑल ग्लोबल स्लोडाउन का डर हमें देखने को मिल रहा है ना। ग्लोबल स्लोडाउन का मतलब हो गया वैश्विक मंदी, इस तरह के डर हमें देखने को मिल रहे हैं। वैश्विक स्लोडाउन जो है, इस तरह की बातें हमें सुनने को दिखाई दे रही हैं। तो ये इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट्स नहीं है। तो फिर करना क्या चाहिए इंडियन एक्सपोर्टर्स को? हर प्रेस्क्रिप्शन, जैसे डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन लिख के देता है ना आपको कि ये बीमारी है आपको तो ये दवाएं लो आप, तो इसी तरह से जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने क्या निदान बताया है, क्या प्रेस्क्रिप्शन दिया है इंडियन एक्सपोर्टर्स को? उन्होंने कहा है कि जो भारतीय एक्सपोर्टर्स हैं, भारतीय निर्यातक हैं, कीप क्लोजर टैब। देखो, कीप क्लोज टैब, इसका मतलब क्या होता है? कीप क्लोज टैब का मतलब होता है कि वॉच समथिंग केयरफुली, बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही क्लोजली देखना चीज़ों को, बहुत ही बारीकी से समझना। ऑन डेवलपमेंट्स इन डिफरेंट मार्केट्स, कि विश्व के जो विभिन्न बाजार हैं उनमें क्या डेवलपमेंट्स देखने को मिल रहा है, यानी कि विश्व के जो विभिन्न बाजार हैं उन सब बाजारों पर क्लोज निगाह रखनी चाहिए। किन्हें? इंडियन एक्सपोर्टर्स को। टू अवॉइड, ताकि वे बच सकें किस चीज़ से? बीइंग डीमोटिवेटेड, कि इंडियन एक्सपोर्टर्स जो हैं हतोत्साहित होने से बच सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि विश्व के जो विभिन्न बाजार हैं उन पर अपनी क्लोज निगाह इंडियन एक्सपोर्टर्स बनाए रखें। इज ऑल्सो, तो ये जो प्रेस्क्रिप्शन वित्त मंत्री ने दिया है, उनका ये जो प्रिस्क्रिप्शन है, इज, ये इस प्रेस्क्रिप्शन को हम क्या सकते हैं, क्या कह सकते हैं? इज ऑल्सो स्पॉट ऑन। देखो, स्पॉट ऑन का मतलब होता है एकदम सटीक, एकदम एक्यूरेट, एकदम करेक्ट। तो उनका ये जो प्रेस्क्रिप्शन है वो बिल्कुल स्पॉट ऑन है, बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल करेक्ट है। अमिड का मतलब है के बीच, द ओवरऑल हेडविंड, हेडविंड्स का मतलब होता है प्रतिकूल परिस्थितियाँ, कि अगर हम ओवरऑल बात करें, वैश्विक रूप से अगर हम बात करें, तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के क्षेत्र में कई सारी प्रतिकूल परिस्थितियां हमें देखने को मिल रही हैं। इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच ट्रेंड्स आर डाइवर्जिंग इन की मार्केट्स, कि जो भी ट्रेंड है वो नॉर्मल दिखाई नहीं दे रहे हमें। देखो, डाइवर्ज होने, एक तो होती है चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं, एक होता है डाइवर्ट हो जाना, डाइवर्ज हो जाना, यानी कि नॉर्मल से थोड़ा हट के। ट्रेंड्स आर डाइवर्जिंग इन की मार्केट्स, तो जो मुख्य बाजार हैं भारत के लिए, यानी कि भारत अपने माल को अमेरिका में भेजता है,
ब्रिटेन में भेजता है, ऑस्ट्रेलिया में भेजता है, तो जहाँ जहाँ भारत अपने माल को भेजता है, तो विभिन्न जो मार्केट्स हैं ना, उनमें विभिन्न टाइप के पैटर्न हमें देखने को मिल रहे हैं। उदाहरण के तौर पे यूएस रिटेल सेल्स रीबाउंडेड, कि अमेरिका में अगर हम बात करें खुदरा क्षेत्र में जो बिक्री है ना, उसकी अगर हम बात करें, रीबाउंड का मतलब है पुनः तेजी आना, टू ग्रो फास्टर देन एक्सपेक्टेड इन जनवरी, कि जनवरी में जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़्यादा ग्रोथ अमेरिका के रिटेल सेल्स में देखने को मिली। वाइल जबकि जापान्स ट्रेड डेफिसिट हिट अ रिकॉर्ड, जबकि हमें जापान की अगर हम बात करें तो जापान का जो व्यापारिक घाटा है उसने वो बिल्कुल डाउन चला गया, हिट अ रिकॉर्ड। जापान का जो व्यापारिक घाटा है वो काफ़ी डाउन चला गया, एक नया रिकॉर्ड जो है उसने बना दिया। मोर यूके बेस्ड ट्रेडिंग बिजनेसेस, और ब्रिटेन आधारित जो ज़्यादातर बिजनेसेस हैं, नाउ एक्सपेक्ट, अब वे ये उम्मीद कर रहे हैं, इन अपटिक, अपटिक का मतलब है उछाल देखने को मिलना, इन टर्नओवर दिस मार्च कंपेयर टू दोज दैट एक्सपेक्ट अ फॉल, यानी कि कई ऐसे बाजार हैं, वैश्विक बाजार हैं, जो कि क्या उम्मीद कर रहे हैं कि गिरावट हमें देखने को मिलेगी, उसके बजाय जो यूके बेस्ड बिजनेसेस हैं वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि मार्च के महीने में उन्हें जो है टर्नओवर में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब है कि विभिन्न जो मार्केट्स हैं उनमें कई तरह के ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं एज पर। तो देखो ये जो बात कही हमने कि यूके बेस्ड ट्रेडिंग बिजनेसेस नाउ एक्सपेक्ट एन अपटिक, कि यूके बेस्ड जो बिजनेसेस हैं वो मार्च में अपने टर्नओवर में बढ़ोतरी होने की उम्मीद कर रहे हैं। किस बात पे है ये बात आधारित? एज पर अ सर्वे बाय इट्स स्टेटिस्टिक्स ऑफिस, कि यूके का जो सांख्यिकीय कार्यालय है उसके द्वारा जो सर्वे किया गया है, उस सर्वे के आधार पे हम यह कह सकते हैं कि जो यूके बेस्ड बिजनेसेस हैं वो मार्च में अपने टर्नओवर में अपटिक की उम्मीद कर रहे हैं। इंडस्ट्री बॉडीज़, तो कुल मिला के आप कह सकते हो कि पूरे विश्व में जो पैटर्न है वो डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं। इंडस्ट्री बॉडीज़ की इंडस्ट्री से जुड़ी हुई जो भी इकाइयां हैं, एंड द गवर्नमेंट, और जो सरकार है, मस्ट वर्क इन टेंडम। देखो इन टेंडम, वर्क इन टेंडम का मतलब होता है साथ में मिलके काम करना। तो जो विभिन्न इंडस्ट्री से संबंधित इकाइयां हैं और जो सरकार हैं उनको साथ में मिलके काम करना जरूरी है। टू टैप, यहाँ टैप से मतलब है यूटिलाइज करना, श्रिंकिंग का मतलब है कम होती हुई अपॉर्चुनिटीज़, कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के क्षेत्र में लगातार कम होते हुए जो अवसर हैं उनको यूटिलाइज करने के लिए ज़रूरी है कि सरकार और इंडस्ट्री बॉडीज़ साथ में मिलके काम करें, ताकि ये जो थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं इनका बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। टू टैप श्रिंकिंग अपॉर्चुनिटीज़ बेटर, एंड और हेल्प एक्सपोर्टर्स, और जो एक्सपोर्टर्स हैं भारत के उनकी हेल्प हो सके। किस बात में? मूव अक्रॉस दिस रिवर। देखो मूव अक्रॉस द रिवर का मतलब होता है कि जो नदी है उस नदी के पार जाना। ऑफ अनसर्टेनिटी, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि ये जो व्यापार की नदी है, यहाँ पे हमें देखो यहाँ अब प्रतीकात्मक तरीके से बात को कहा जा रहा है कि ये जो व्यापारिक नदी है, इस व्यापार को हमने क्या कह दिया? इस व्यापार को हमने कह दिया एक तरह की नदी। और ये जो नदी है इसमें बहुत ज़्यादा अनिश्चितता बनी हुई है, अनसर्टेनिटी। तो कुल मिला के अनिश्चितताओं से भरी हुई जो व्यापारिक नदी है, इसे हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं वे क्रॉस कर सकें। अनिश्चितताओं से भरी हुई व्यापारिक नदी के पार, देखो अक्रॉस का मतलब है आप यहाँ से और इधर चले गए ना, इसको क्रॉस कर दिया आपने, पार कर दिया। तो हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं वे अनिश्चितता से भरी हुई व्यापारिक नदी को क्रॉस कर सकें। बाय फीलिंग का मतलब है ये महसूस करते हुए, बाय फीलिंग द पेबल्स अलोंग द वे,
अलोंग द वे का मतलब है कि आप जिस मार्ग पे जा रहे हो उस मार्ग के बीच में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। अलोंग द वे मतलब है आपका मार्ग, जो आप जिसे बढ़ते हुए जा रहे हो आप जिस मार्ग पे, ठीक है। पेबल का मतलब होता है छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या बात करने वाले हैं, यहाँ ओवरऑल इसका मतलब हो गया कि भारत सरकार और जो इंडस्ट्री बॉडीज़ हैं उनको साथ में मिलके काम करना ज़रूरी है, ताकि जो कम होते हुए अवसर हैं उनको बेटर तरीके से टैप किया जा सके, यूटिलाइज़ किया जा सके। और जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो निर्यात करने वाले निर्यातक हैं, वे अनिश्चितता से भरी हुई व्यापारिक नदी को क्रॉस कर सकें बाय फीलिंग, मतलब महसूस करते हुए, द पेबल्स अलोंग द वे। अब जब आप इस नदी में जाओगे, देखो नदी में आप जाते हो तो नदी को आप क्रॉस कर रहे हो अपनी नाव से, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, चट्टानें देखने को मिलेंगी, कंकड़ पत्थर देखने को मिलेंगे, यानी कि प्रतिकूल परिस्थितियां भी आपको देखने को मिलेंगी। तो कुल मिला के आप नाव से नदी को पार कर रहे हो तो कई कंकड़ पत्थर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ हम प्रतीकात्मक अर्थ में कहना चाहते हैं कि जो भारतीय एक्सपोर्टर्स हैं वे अनिश्चितता से भरी हुई व्यापारिक नदी को पार कर सकें, और इस पार करने के दौरान, अलोंग द वे का मतलब है कि ये जो टाइम पीरियड होगा, ये जो पूरा की पूरा जिस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं ना, इसे कहा गया है अलोंग द वे, कि इस नदी को पार करने के दौरान जो भी पेबल्स आएंगे, यानी कि जो भी कठिनाइयाँ उनके सामने आएंगी, उनको महसूस करते हुए वे बहुत ही सफलतापूर्वक तरीके से आगे बढ़ सकें, उनकी हेल्प हो सके। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी इंडस्ट्री बॉडीज़ हैं और जो सरकार है वे मिलके अपनी पॉलिसीज़ बनाएं और साथ में मिलके काम करें। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।